हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलिए सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम की स्टेटमेंट को जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, voltage or current across any element in a linear circuit is the algebraic sum of voltages or current across that element due to each independent source acting alone. What does that mean? सपोज कीजिए आपको एक ऐसा सर्किट दिया गया है जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हैं। ओके, और आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस नेट वोल्टेज और नेट करंट कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम आप नेट आउटपुट और नेट करंट और नेट वोल्टेज अक्रॉस दैट एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कंसीडरिंग ईच इंडिपेंडेंट एलिमेंट वन बाय वन। ओके, और यहाँ पर हम इनपुट को सम टाइम एग्जाम में एक्साइटेशन भी बोला जाता है और आउटपुट को रिस्पॉन्स भी बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, नेट रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम इज द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल एक्साइटेशंस अक्रॉस एनी पर्टिकुलर एलिमेंट। ये भी सुपरपोजिशन थ्योरम की एक स्टेटमेंट है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम हम सर्किट में ईच इंडिपेंडेंट सोर्सेज को वन बाय वन कंसीडर करते हैं और उसके कारण पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस क्या वोल्टेज और क्या करंट डेवलप होगी उसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जब हम सभी वोल्टेज सोर्सेज और सभी करंट सोर्सेज को कंसीडर कर लेंगे और नेट रिस्पॉन्स उसका पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम नेट रिस्पॉन्स को एल्जेब्रिकली ऐड करके आउटपुट फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, जब हम पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स को और करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे तो जो रिमेनिंग वोल्टेज सोर्स है और रिमेनिंग करंट सोर्स है उनको रिमूव करेंगे। कैसे? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम एल्गोरिथम देखते हैं कि किस मेथड को यूज करते हुए अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि सॉल्व दिस सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, हाउ टू अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम। सपोज कीजिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। गेट में तो इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछेगा नहीं, पर इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशनल पेपर में सम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड। ओके, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम जान लेते हैं कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर सर्किट को सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को चूज करेंगे और बाकी सभी जो रिमेनिंग वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है उनको डिस्कनेक्ट कर देंगे सर्किट में। कैसे? जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उनको शॉर्ट सर्किट करेंगे और जितने भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उनको ओपन सर्किट करेंगे। और याद रखेंगे कि डिपेंडेंट सोर्स है उनको हम टच और डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। ओके, फिर हम आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे उस पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स और पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के कारण किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस। ओके, ये आउटपुट वोल्टेज भी हो सकती है और करंट भी हो सकती है। ओके, फिर सिमिलरली हम स्टेप 1 और 2 को जो रिमेनिंग इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज हैं और इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज हैं उनके लिए रिपीट करेंगे। फिर हम टोटल कंट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे बाय एडिंग all the responses produced by individual sources acting alone in a circuit। और यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो हम वोल्टेज की पोलैरिटी और करंट की डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे कि वेदर हमें वोल्टेज इसको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। इस मेथड को यूज करते हुए हम आसानी से किसी भी सर्किट में सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशनल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड। ओके, पॉइंट नंबर 1, इट इज यूज्ड फॉर वोल्टेज एंड करंट कैलकुलेशन ओनली एंड कांट बी यूज्ड फॉर पावर कैलकुलेशन। ओके, सुपरपोजिशन को यूज करते हुए हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज और करंट ही कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर कैलकुलेशंस के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो लीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है।
जिसके कारण हम बोल सकते हैं जो हमारी वोल्टेज है और करंट है वो लीनियर क्वांटिटी है, जबकि जो पावर है वो डिपेंड करती है वी स्क्वायर बाय आर और आई स्क्वायर इंटू आर। इसका मतलब है पावर जो है वो स्क्वायर ऑफ वोल्टेज होती है और स्क्वायर ऑफ करंट होती है, तो पावर एक नॉन लीनियर क्वांटिटी है। इसी कारण से हम पावर कैलकुलेशन के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2, it is only valid for linear and bilateral elements only. Okay, so सुपरपोजिशन जस्ट एक्सटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या लीनियरिटी का। ओके, इसीलिए ये सिर्फ वैलिड होती है लीनियर और बाइलेटरल एलिमेंट के अक्रॉस। ओके, पर ये एलिमेंट टाइम वेरिंग भी हो सकते हैं और टाइम इनवेरिएंट भी हो सकते हैं। ओके, तो अब बताइए क्या मैं डायोड के अक्रॉस सुपरपोजिशन थ्योरम को लगा सकता हूँ? नहीं। ओके, पॉइंट नंबर 3, इट इज वैलिड फॉर एसी एज वेल एज डीसी सर्किट। मीन्स हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज ना केवल डीसी सर्किट में बट एसी सर्किट में कर सकते हैं। बस हमें जरूरत होती है कि सर्किट में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो। क्या हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज कर सकते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज के केस में? हाँ, हम यूज कर सकते हैं, पर सर्किट में डिपेंडेंट सोर्सेज के अलावा एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी होने चाहिए, तभी हम सुपरपोजिशन थ्योरम डिपेंडेंट सोर्सेज के केस में लगा सकते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें ओनली डिपेंडेंट सोर्सेज है, तब हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है सुपरपोजिशन थ्योरम को डिपेंडेंट सोर्सेज में यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी। यूज तब करेंगे जब सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे एटलीस्ट 2 प्लस डिपेंडेंट सोर्सेज, और यूज तब नहीं करेंगे जब सर्किट में ओनली डिपेंडेंट सोर्सेज होंगे। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ शॉर्ट में कि सुपरपोजिशन थ्योरम में जो एलिमेंट्स होते हैं और सुपरपोजिशन थ्योरम को मैं उन सर्किट में लगा सकता हूँ जो लीनियर है, बाइलेटरल है, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। इससे फर्क नहीं पड़ता टाइम वेरिएंसी और टाइम इनवेरिएंट की प्रॉपर्टी फॉलो करे या ना करे। और हम इसको अप्लाई कर सकते हैं एसी पर भी, डीसी पर भी, डिपेंडेंट सोर्सेज पर भी और इंडिपेंडेंट सोर्सेज पर भी। पर ध्यान रखना डिपेंडेंट सोर्सेज के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स मस्ट है, तभी हम डिपेंडेंट सोर्स के केस में सुपरपोजिशन थ्योरम को लगा सकते हैं। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक एसी सर्किट दिया गया है जिसमें मेरे पास 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं, जिसकी एक सोर्स है जिसकी आरएमएस वैल्यू है V1 और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन है F1। सिमिलरली जो दूसरा वोल्टेज सोर्स है उसकी आरएमएस वैल्यू है V2 और उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन है F2। अब मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस नेट करंट क्या फ्लो होगा ये कैलकुलेट करना है। ओके, द गिवन सर्किट, अगर हम देखें दोनों जो सोर्सेज हैं वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर वर्क कर रहे हैं। इस केस में अगर मैं दोनों सोर्सेज को साइमल्टेनियसली ऑपरेट कराऊं तो दोनों सोर्सेज कैपेसिटेंस की डिफरेंट रिएक्टेंस देंगे, क्योंकि रिएक्टेंस एक्सी क्या होती है कैपेसिटेंस की 1/c ओमेगा। तो V1 देगा F1 के प्रोपोर्शनल होगी और V2 देगा F2 के प्रोपोर्शनल होगी। तो मैं कौन सी रिएक्टेंस को यूज करूं? इस कारण से ऐसे एसी सर्किट जिसमें वोल्टेज सोर्स एक से ज़्यादा होते हैं और सभी की फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन डिफरेंट होती है, तब हम बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं कर सकते। उस केस में हमारे पास ओनली एंड ओनली सुपरपोजिशन थ्योरम ही बचती है, जिसको यूज़ करते हुए हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि इन द गिवन सर्किट वी कैन सॉल्व द सर्किट यूजिंग फॉलोइंग कॉन्सेप्ट: मेथड ऑफ एनालिसिस, सुपरपोजिशन थ्योरम, मिलमैन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ इफ बोथ सोर्सेज हैव सेम फ्रीक्वेंसी देन I can use any type of network theorem, but when the sources are of different frequency then only superposition theorem can be used। तो आपको देखना है AC सर्किट के केस में कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन क्या है। सम टाइम इंजीनियरिंग सर्विसेज में स्टूडेंट गलती करते हैं, उनको एक सर्किट दिया जाता है जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन सेम होती है, तब उस केस में आप सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, मिलमैन किसी भी थ्योरम को यूज करके नेट रिस्पॉन्स अक्रॉस कैपेसिटर और पर्टिकुलर एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन डिफरेंट हो जाएगी उस केस में सिर्फ सुपरपोजिशन थ्योरम ही बचती है, जिसको यूज करते हुए मैं इस टाइप के सर्किट को सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, इट इज वैलिड फॉर नेटवर्क कंटेनिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्सेज। ओके, अगर सर्किट में एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स है तो मैं सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकता। ओके, सर्किट में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट सोर्स होना जरूरी है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड। फाइंडिंग पावर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम।
अभी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 1 में जाना कि हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ पावर कैलकुलेशन के लिए नहीं कर सकते, तो फिर हम कैसे पावर फाइंड आउट करेंगे यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, जिसको यूज़ करते हुए सबसे पहले हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज और करंट को फाइंड आउट करेंगे। ओके, हमें पता है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम वी कैन फाइंड द टोटल करंट और टोटल वोल्टेज अक्रॉस एनी एलिमेंट। मान लेते हैं हमारा जो एलिमेंट है वो रजिस्टर है, टोटल वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितनी हो जाएगी, अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल सोर्सेज। तो यहाँ पे मान लेते हैं Vt इज इक्वल टू प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास सर्किट में n इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। ओके, सिमिलरली मैं नेट करंट अक्रॉस रजिस्टर लिख सकता हूँ प्लस माइनस I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 एंड सो ऑन। ओके, तो सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हुए मैं किसी रजिस्टर के अक्रॉस नेट वोल्टेज और नेट करंट लिख सकता हूँ। ओके, मुझे पता है जो पावर होती है रजिस्टर के अक्रॉस वो क्या होती है, I स्क्वायर इंटू आर। तो मैं करंट को लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ P बाय आर। तो इसका मतलब है मैं I1 को रिप्लेस कर सकता हूँ अंडर रूट ऑफ P1 बाय आर, I2 को रिप्लेस कर सकता हूँ अंडर रूट ऑफ P2 बाय आर। हेयर P1, P2, P3 ये जो पावर है ये डेवलप्ड हो रही है रेजिस्टेंस के अक्रॉस व्हेन ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स से V1 एक्ट कर रहा है सर्किट में। P2 वो पावर है जब सर्किट में सिर्फ V2 एक्ट कर रहा है। सिमिलरली P3 वो पावर है जो रजिस्टर के अक्रॉस डेवलप्ड होगी जब सर्किट में सिर्फ V3 वोल्टेज सोर्स एक्ट करेगा। ओके, अब बताइए टोटल पावर अक्रॉस रजिस्टर क्या हो जाएगी, IT का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। ओके, अगर मैं टोटल करंट को टोटल पावर की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मैं टोटल पावर को लिख सकता हूं प्लस माइनस I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 एंड सो ऑन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। और अगर मैं I1, I2, I3, I4 को रिप्लेस कर दूं अंडर रूट ऑफ P बाय आर से, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, तो हमारी टोटल पावर हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ P1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ P2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ P3 प्लस माइनस सो ऑन का होल स्क्वायर। तो ये हमारी टोटल पावर डेवलप्ड होगी अक्रॉस पर्टिकुलर सर्किट एलिमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। यहाँ पर P1, P2, P3 वो पावर है जो इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्स V1, V2, V3 के कारण रजिस्टर R के अक्रॉस डेवलप्ड हुई है। ओके, तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हम किसी भी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर P मैक्स कितनी हो जाएगी, अगर मैं सभी पावर को ऐड कर दूं तो मुझे मैक्सिमम पावर मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ P1 प्लस अंडर रूट ऑफ P2 प्लस अंडर रूट ऑफ P3 एंड सो ऑन का होल स्क्वायर। सिमिलरली P मिनिमम कितनी हो जाएगी, P मिनिमम इज द मिनिमम पावर डेवलप्ड अक्रॉस रजिस्टर आर, वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ P1 माइनस अंडर रूट ऑफ P2 माइनस अंडर रूट ऑफ P3। हेयर P1 जो है वो मेरी हाईएस्ट पावर है जो किसी पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स के कारण रजिस्टर आर के अक्रॉस डेवलप्ड हुई है। ओके, यहाँ पर हमने PT की इक्वेशन को यूज करते हुए P मैक्स और P मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है पावर की जो रेंज होगी वो वेरी करेगी P मैक्स से P मिन के बीच में। ओके, हमें सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज और डायरेक्शन ऑफ करंट को कंसीडर करना होगा। हम उन पावर को ऐड करेंगे जो कि सेम डायरेक्शन में करंट R के अक्रॉस फ्लो करा रही है। ओके, मान लीजिए V1, V2 R के अक्रॉस डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता है और V3 जो है अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता है। तो मेरी पावर हो जाएगी अंडर रूट ऑफ P1 प्लस अंडर रूट ऑफ P2 माइनस अंडर रूट ऑफ P3। जिन वोल्टेज सोर्सेज के कारण सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उन वोल्टेज सोर्स की पावर को हम ऐड करेंगे, और जिन वोल्टेज सोर्सेज के कारण जिन सोर्सेज के कारण करंट डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करेगा उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सिमिलरली अगर आप करंट डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते तो वोल्टेज की पोलैरिटीज को देख लीजिए। जिन सोर्सेज के कारण सेम वोल्टेज की पोलैरिटी रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप्ड होगी उनके कारण पावर को ऐड कर देंगे, और जिन सोर्सेज के कारण पोलैरिटी रिवर्स होगी या फिर पोलैरिटी चेंज होगी उन वोल्टेज सोर्सेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम P मैक्स या P मिन कौन सी पर्टिकुलर पावर है, कौन सा पर्टिकुलर फार्मूला उसको यूज करेंगे। ओके, तो अगर हम शॉर्ट में बोलें कि सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड गेट में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो फर्स्ट टाइप
क्वेश्चंस तो वो हैं जो कि स्टेटमेंट पे बेस्ड रहेंगे, जो कि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने 5 पॉइंट डिस्कस करे उनसे रिलेटेड रहेंगे। कैसे कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर एसी सर्किट ओनली, डीसी सर्किट ओनली, एसी सर्किट एज वेल एज डीसी सर्किट, और ऑप्शन नंबर 4 नाइदर एसी नॉर डीसी। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे पी मैक्स और पी मिन कैलकुलेशन के लिए या फिर टोटल पावर कैलकुलेट करने के लिए। तो उस केस में हम पीटी का फार्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पी मैक्स डेवलप्ड होगी या पी मिन। आपको बस साइन को फाइंड आउट करना है। अगर आप साइन फाइंड आउट कर गए तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इंजीनियरिंग सर्विसेज में हर 1-2 साल में इसका क्वेश्चन पूछता है। कैसे कि इन ए सर्किट व्हेन V1 is acting in a circuit, power P1 is developed across R. When V2 is acting in a circuit, P2 is developed across R. When both sources V1 and V2 acted simultaneously, then total power developed across R is. तो ऑप्शन में हमें P max भी दे रखी होगी, P minimum भी दे रखी होगी। तो उस केस में किसको चूज करेंगे? उस केस में आपको सिर्फ सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पावर ऐड होगी या कौन सी पावर सब्ट्रैक्ट होगी। तो अगर आपने साइन को आइडेंटिफाई कर लिया तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हैंस गेट में 2 टाइप्स के प्रॉब्लम्स ही अपीयर होंगे सुपरपोजिशन से रिलेटेड। फर्स्ट स्टेटमेंट बेसिस पर, जो कि हमने पॉइंट्स बताए 1 to 5 उनके बेसिस पर आएंगे, या फिर पीटी और पी मैक्स और पी मिन का फार्मूला यूज करते हुए। ओके, तो चलिए अब हम गेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, in the given circuit, the power dissipated in the resistor R is 1 watt when only source 1 is present and source 2 is shorted. The power dissipated in the same resistor R is 4 watt when only source 2 is present and source 1 is shorted. When both sources 1 and 2 are present, the power dissipated in R will be, and option थे 1 watt, 3 watt, 5 watt, 9 watt। इस क्वेश्चन को गेट में 1989 में ईसीई के पेपर में पूछा गया था। इस टाइप का क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम पेपर में हर साल अपीयर हो रहा है। कभी ईएनटी में आता है तो कभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में आता है। अब इस सर्किट को देखिए, यूजिंग ओवर स्टैंडर्ड सर्किट एनालिसिस मेथड हम पावर डेवलप्ड अक्रॉस आर और टोटल पावर डेवलप्ड अक्रॉस आर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर V1 आर और V2 की वैल्यू अननोन है। अगर सर्किट में V1 V2 और R की वैल्यू दी गई होती तब हम डायरेक्टली अपने मेथड ऑफ एनालिसिस को यूज़ करते हुए टोटल पावर डेवलप्ड अक्रॉस R कैलकुलेट कर सकते थे। तो इस केस में अब हमें सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा, और अभी हमने देखा है कि कैसे हम सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज़ करते हुए टोटल पावर डेवलप्ड अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्व करते हैं। हमने अभी जाना जो टोटल पावर कितनी होती है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ P1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ P2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ P3 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर P1 कितनी है 1 वाट और P2 दी गई है 4 वाट। तो P मैक्स कितनी हो जाएगी, P मैक्स हो जाएगी हमारी 9 वाट और P मिनिमम हो जाएगी 1 वाट। अगर मैं सर्किट में P मैक्स कंसिडर करता हूँ तो इसके कारण ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, और अगर मैं सर्किट में P मिनिमम कंसिडर करता हूँ तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो बताइए अब किस ऑप्शन को मार्क करें। जब P मैक्स कैलकुलेट करनी होती है तब हमें देखना होता है कि नेट करंट एडिटिव है कि सब्ट्रैक्टेड। P मैक्स के केस में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है सभी सर्किट एलिमेंट के कारण सेम डायरेक्शन होती है और पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज भी सेम होती है। तो अगर आप इस सर्किट में पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज और डायरेक्शन ऑफ करंट आइडेंटिफाई कर पाएंगे इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्सेज के कारण, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि P मैक्स डेवलप हो रही है अक्रॉस R और P मिनिमम डेवलप हो रही है। सिमिलरली P मिनिमम तब डेवलप्ड होती है जब डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ करंट होती है इंडिविजुअल सोर्सेज के कारण और डिफरेंट पोलैरिटी होती है इंडिविजुअल सोर्सेज के कारण, और P मैक्स इज द एडिटिव इफेक्ट ऑफ पावर और P मिनिमम इज द सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ पावर। अब हमें डायरेक्शन ऑफ करंट और पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज को R के अक्रॉस आइडेंटिफाई करना है इंडिविजुअल वोल्टेज सोर्सेज के कारण। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो P मैक्स और P मिन क्या डेवलप्ड हो रही है उसको आसानी से पता कर लेंगे। तो चलिए सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और मान लेते हैं कि सर्किट में सिर्फ V1 एक्ट कर रहा है। जब सर्किट में V1 एक्ट कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड। ओके, सिमिलरली जब V2 एक्ट करेगा तब करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। तो इस केस में पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज भी डिफरेंट है। तो मैं बोल सकता हूँ इस सर्किट में
दोनों वोल्टेज सोर्सेज के कारण जो करंट की डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी और वोल्टेज की डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी। हेंस यहाँ पर सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट है पावर का और यहाँ पर हमें पी मिनिमम कैलकुलेट करनी है। ओके, क्योंकि पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ करंट इज डिफरेंट। सो पी मिनिमम कितनी हो जाएगी हमारी 1 वाट। तो यही हमारा आंसर है। हेंस ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट है। ओके, तो जल्दीबाजी में कभी 4 वाट मार्क करके मत आ जाना। ध्यान रखना, कैलकुलेट करना और देखना कि वोल्टेज ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है। इसके लिए एक बार सर्किट को रीड्रॉ कर लेना और पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज अक्रॉस आर आइडेंटिफाई कर लेना या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट आइडेंटिफाई कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, in the given circuit R dissipates a power of 4 watt when V alone is active. The same R dissipates power of 9 watt when I alone is active. The power dissipated by R when both sources are active will be, an option दिए गए थे 1 watt, 5 watt, 25 watt and 13 watt। इस क्वेश्चन को ECE में 1995 में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम एग्जामिनेशन में हर साल पूछे जाते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सुपर पोजिशन थ्योरम को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे और अभी अभी हमने पीटी और पी मैक्स और पी मीन के फार्मूले को देखा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि पी मैक्स कितनी हो जाएगी हमारी अंडर रूट ऑफ पी वन प्लस अंडर रूट ऑफ पी टू। पी वन यहाँ पर 4 वाट है और पी टू यहाँ पर 9 वाट है। तो पी मैक्स कितनी हो जाएगी हमारी, पी मैक्स हो जाएगी 25 वाट। तो अगर मैं पी मैक्स को कंसिडर करूँ तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अब चलिए पी मीन कैलकुलेट करते हैं। पी मीन क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ पी टू माइनस अंडर रूट ऑफ पी वन का होल स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 1 वाट। तो अगर मैं पी मीन को कंसिडर करूं तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो करेक्ट है। तो अब बताइए मैं ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट मानूं या ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट मानूं। ओके, तो अभी हमने जाना कि जब हमें टोटल पावर ड्यू टू सुपर पोजिशन थ्योरम कैलकुलेट करनी होती है तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी पावर ऐड होगी और कौन सी पावर सब्ट्रैक्ट होगी। इसके लिए अब हमें रजिस्टर आर के अक्रॉस या तो करंट की डायरेक्शन को इंडिविजुअल सोर्सेज के कारण आइडेंटिफाई करना होगा या फिर इंडिविजुअल सोर्सेज के कारण रजिस्टर आर के अक्रॉस पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज क्या होगी इसको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज सेम हो जाएगी तब हम पी मैक्स का फार्मूला यूज करेंगे और पावर का एडिटिव इफेक्ट यूज करेंगे और जब वोल्टेज की पोलैरिटी डिफरेंट होगी तब हम पी मीन का फार्मूला यूज करेंगे और सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ पावर को यूज करेंगे। ओके, तो अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर पावर ऐड हो रही है और पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है। ओके, जब मान लेते हैं V ओनली एक्ट कर रहा है सर्किट में तो हमारा I1 क्या हो जाएगा, I1 फ्लो करेगा क्लॉकवाइज। तो V1 वोल्टेज सोर्स के कारण जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और अपवर्ड डायरेक्शन में है और मैं बोल सकता हूँ वोल्टेज V जब एक्ट करेगा सर्किट में अलोन तो जो करंट होगा, जो रिस्पॉन्स होगा वो नेटवर्क में इनसाइड जाएगा, इन जाएगा, आउट नहीं जाएगा। तो V1 ओनली एक्ट करेगा तो करंट की डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज और अपवर्ड। ओके, जब आई करंट कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज और अपवर्ड। ओके, तो देखिए बोथ सोर्सेस के कारण जो करंट की डायरेक्शन है नेटवर्क में वो अपवर्ड है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो मेरी पावर कैलकुलेट हो रही है वो ऐड हो रही है। तो वी हैव टू कैलकुलेट पी मैक्स। ओके, तो वी हैव एन एडिटिव इफेक्ट सो पी मैक्स इज कंसिडर। तो पी मैक्स कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 वाट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट है। ओके।